नमस्कार, मैं अभिषेक पांडे एबी सर क्लास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के जो पहले पाठ्यक्रम में हम लोग शुरुआत करेंगे कि कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। और पहले तो हम बात करेंगे कि भाई हम लोग को कौन सा जो बुक लेना चाहिए और कौन सी बुक हम लोग की इम्पॉर्टेंट रहती है। तो मैं आपको बताऊं, पहले नंबर तो आपकी NCERT की बुक जो कि सरकार द्वारा प्रवृत्त है और सरकार द्वारा लगाई गई बुक है। और NCERT की बुक लें, NCERT की ही बुक लें, इसके अनदर कोई बुक ना लें। अभी इसकी जो स्पेसिफिकेशंस है यानी कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट इसमें हैं, इन सब के बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो पहले ध्यान से सुन लो कि NCERT का फुल नेम क्या होता है। तो होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये आपका फुल नेम होता है, जिसका हिंदी होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ये NCERT का फुल नेम होता है, ठीक है। अब इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, इनको हम लोग देखेंगे ध्यान से, तो समझ में हम लोग को बातें आएंगी, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि NCERT जो है आपकी, ये काफ़ी लोगों की देन है, यानी कई लोगों का एक योजन है बना करके और अच्छे तरीके से रखा गया है, जिसकी पूरी सेटअप को बनाने के बाद जब लॉन्च किया गया तो 2007 में इसकी पूरी गठित हुई थी, जिसके तरीके से कई प्रकार की प्रकाशित ये चीज़ें हुई हैं। साथ ही साथ इसके प्रकाशन में कितने लोगों का सहयोग कैसा रहा है, इनके बारे में भी थोड़ा देखेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ देख लीजिए। NCERT के प्रकाशन जो है प्रभाग के कार्यकाल जो है कहाँ से शुरू हुआ। तो NCERT का जो कैंपस है, NCERT का जो कैंपस यहाँ श्री अरविंद जो है मार्ग से हुआ है, नई दिल्ली में, ये आपका देख सकते हैं। बेंगलुरु में, अहमदाबाद, कोलकाता, ये सभी इसके जो हैं, और ये सभी आपके इन सबके जो है कैंपस हैं, यहाँ से प्रकाशित होती हैं ये, जैसे कि नई दिल्ली से, बेंगलुरु से, अहमदाबाद, कोलकाता और गुवाहाटी, ये सब जगह से ये प्रकाशित होती हैं। NCERT की प्राइज सरकार ने कम इसलिए रखी क्योंकि हर गरीब बच्चा पढ़ाई कर सके और अच्छा अंक प्राप्त कर सके, जिससे आने वाले सेक्शंस में जो लगातार कंपटीशन में भीड़ हो रही है, उससे वो बचकर आराम से अच्छी तरीके से कंपटीशन को क्वालिफाई कर सके, ठीक है। कम समय में अच्छी नॉलेज गेन कर आराम से पा कर, ठीक है। तो ये चीज़ें इसकी देन है NCERT की। जो प्रकाशन सहयोग जो आप लोगों को मिलेगा, इसमें आपको अध्यक्ष मिलेंगे, प्रकाशन प्रभाग मिलेगा, इसमें M जो है सिराज अनवर, ये आपको मिलेंगे। ऐसे बहुत से लोगों का नाम इसमें दिया गया है। तो हम लोग का टॉपिक जो है वही हम लोग समझेंगे, लेकिन फिर भी अगर जो आपके पास टाइम मिलेगा, कभी पढ़ने का टाइम मिले आप सभी बच्चों को, तो जरूर कोशिश कीजिएगा कि NCERT का जो पहला पेज, ये 2-3 पेज मैंने आपको दिखाया, इन सबको आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। कुछ मुख्य चर्चे इसमें दिए गए हैं, आपके पास टाइम रहेगा तो जरूर पढ़िएगा। ये सभी चर्चों के बारे में है और इनकी सफलताएँ दी गई हैं, स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं कि इस जो बुक है ये कितना महत्वपूर्ण आपके लिए है, कौन सी चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं, और ये सलाहकार भी हैं। देख सकते हैं कि NCERT को जो रचना में पाठ्यक्रम में निहित बनाने के लिए कई प्रकार के सलाहकार, जैसे कि गणितज्ञ की सलाह ली गई थी, ऐसा कई जो है, जैसे जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय के नई दिल्ली के जो है अधिकारी, इन सबका जो बैठक होने के बाद नई योजना बना करके इस बुक को प्रकाशित, यानी इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एक लोगों का मत नहीं है, कई लोगों का समायोजन है इस बुक में। तो ये बुक काफ़ी स्पेशल हो जाता है आपके प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। और स्पष्ट बातें तो यह है कि आप सभी क्लास 9th में कुछ चीज़ें पढ़ करके आप आए होंगे। पिछली कक्षाओं में आपने 9th में कुछ ऐसी बातें पढ़ी होंगी जो लगातार चली होगी, जिसमें आप कोई भी जगत यानी कि जो जीव कैसे क्या चीज़ें होती हैं, थोड़ी बहुत बातें आपने समझी होंगी। जब 10वीं कक्षा में आप आते हैं तो 10वीं कक्षा में इसकी संशोधित जो है और पाठ्यक्रम के जो है पदार्थ जो है, द्रव्य पदार्थ, सजीव जगत, इन सब चीज़ों का आप, और जो प्रकृति परिघटनाएं हैं, इन सब का आप अध्ययन करते हैं 10वीं कक्षा में आकर के, ठीक है। फिर भी हम लोग आगे देखेंगे तो इसमें क्या बातें लिखी गई हैं। तो देखो, जो 10वीं कक्षा में जैसे भौतिक विज्ञान आपको मिलेगा, रसायन विज्ञान मिलेगा, जीव विज्ञान मिलेगा, और 10वीं कक्षा का एक इंपॉर्टेंट पार्ट्स है पर्यावरण विज्ञान, जो आपको देखने को मिलता है। तो यह इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस हो गई इस बुक की, और भी बातें हैं लगातार। तो ये आपको मिलेगा टाइम तो जरूर पढ़िएगा, कोशिश कीजिएगा कि पढ़ सकें, क्योंकि आपके पास अच्छा खासा टाइम है और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आपका शुरुआत जो है अच्छा हो सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो टाइम मिलेगा तो पढ़िएगा, नहीं तो इतनी इंपॉर्टेंट पार्ट्स नहीं है, बट पढ़ने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ये बातें कुछ लिख गई हैं कि भाई जो पाठ्य पुस्तक जो है निर्माता जो है समिति है, अध्यक्ष है विज्ञान गणितज्ञ यानी सलाहकार, ये सब देख सकते हैं। काफ़ी लोगों का मत भी लगा है, मुख्य सलाहकार के नाम भी दिए गए हैं इसमें। ये सब जवाहर नेहरू विद्यालय, नई दिल्ली के भी कुछ लोग थे, यानी समझ सकते हो काफ़ी लोगों का मत है। और ये जो है सदस्य गढ़ बाबू, ये बता दें कि ये इतने लोग, ऐसे लोग हैं, यूँ समझो ऐसे धुरंधर हैं जो बहुत ही मतलब ट्रेंड है यार, वेल ट्रेंड टीचर्स हैं, जिन्होंने अपना ओपिनियन इसमें दिया है इस बुक्स में, ठीक है। बहुत से लोग हैं, जैसे देखिए जो है
अनिल मेष जो है, महापात्रा जो है, ये लोग जो हैं। और देखो जैसे राजस्थान से हुए और दिल्ली से, मध्य प्रदेश से, ये भी इंदौर से ही हैं, मैसूर से, कर्नाटक से, यानी बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसी उड़ीसा से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। मतलब ये बता दूं मैं आपको कि इतनी स्पेसिफिकेशंस इस बुक की हैं। मैं इतना नहीं कि मतलब ये अंधभक्ति से मैं बोल रहा हूँ बाबू, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। तो किसी और बुक को मत खरीदो, मेरा ये ओपिनियन है कि आप एनसीईआरटी को खरीदो और एनसीईआरटी की हर शब्द को पढ़ो। मैं बता रहा हूँ हर शब्द को आप अगर जो पढ़ लेते हो तो जैसे नीट जैसे एग्जाम्स हुए, ठीक है, नीट जैसे एग्जाम्स हुए, कोई भी और एग्जाम्स हो रहा है, जैसे एसएससी कराता है, रेलवे कराती है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, या जो भी कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम होते हैं, यूपीएससी कराती है, ये सभी एग्जाम्स आप बहुत ही आसान वे में क्रैक कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए ये है, इसको आप लोग देखिएगा। हम लोग का विषय सूची, यानी अब हम लोग अपने सिलेबस पे फोकस करते हैं कि हमको किस तरीके से पढ़ाई करनी है इसमें, ठीक है। तो देखना विषय सूची को सभी लोग ध्यान से देखिएगा। विषय सूची में पहला बात तो अध्याय पहला है जो अभी हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, और शुरुआत हम लोग इस वीडियो से कर देते हैं, ठीक है। जो रसायन विज्ञान जो हम लोग का पहला होता है, रसायन जो है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, पहला अध्याय है। दूसरा अध्याय जो हम लोग को मिलेगा वो है अम्ल, क्षार और लवण, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तीसरा मिलेगा धातु और अधातु। चौथा मिलेगा कार्बन एवं इसके यौगिक। पांचवा है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये इतना चैप्टर आप लोग जब पढ़ लोगे बाबू, ठीक है, इतना चैप्टर आप लोग जब पढ़ेंगे तो आप यहाँ से यहाँ तक खत्म करेंगे तो आपको इतना चीज़ें केमिस्ट्री में मिलती हैं। ये सभी बातें केमिस्ट्री की हैं, यानी रसायन विज्ञान की हैं। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ हम लोग को जैसे अध्याय 6 जो है जैव प्रक्रम, और अध्याय 7 जो है नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवांशिकता, ये इतना पूरा चैप्टर आप लोगों का बायोलॉजी होता है, यानी कि जीव विज्ञान होता है, ठीक है, ये इतना चैप्टर। और आगे पढ़ेंगे जैसे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग जो बिरंगा संसार है, और विद्युत है, और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है, ये सब चीज़ें, ये इतना पूरा भाग आपका मिलेगा। क्या फिजिक्स मिलेगा, इतना चीज़ें, यानी कि भौतिक विज्ञान आप लोगों को इतना देखने को मिलता है, ठीक है। ये इतनी चीज़ें, यानी 3 चीज़ें हम लोगों ने देखी। अभी आगे बढ़ के तो देखो 13 से जो आपका, सॉरी बच्चे 13 नहीं बच्चे, ठीक है, यहाँ से देखिएगा 14 और 15, यहाँ से ये चीज़ें इतनी 14, 15 और 16 बच्चे, ये आपका इन्वायरमेंटल होगा बच्चे, इन्वायरमेंटल यानी कि पर्यावरण विज्ञान। तो अब देखो पर्यावरण विज्ञान लगाने का रूल क्या था। जब आप पहले बुक्स जो पढ़ते थे, जब एनसीईआरटी अभी तक प्रचलित नहीं थी, यूपी बोर्ड में ना के बराबर थी, क्योंकि इतना प्रचार इसका नहीं था। कई ऐसे विद्यालय थे जो एनसीईआरटी को प्रीफर करके लगाते भी थे, कई ऐसे विद्यालय थे जो नहीं लगाते थे, जो मतलब लगाते ही नहीं थे, एनसीईआरटी को उतना प्रायोरिटी नहीं देते। अभी भी ऐसे कई विद्यालय हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि विद्यालय सही नहीं है, लगाते हैं, अच्छा नहीं है, सब बुक्स अच्छी होती हैं, लेकिन ये मेरे कहने का ओपिनियन है कि एनसीईआरटी काफ़ी बेटर बुक होती है आपके प्रिपरेशन के लिए। काफ़ी आने वाले सेक्शंस में इसी से क्वेश्चंस आपके कंपटीशंस में आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए होती है, ठीक है। तो इतना पूरा होता है। इन्वायरमेंटल लगाने का रीजन ये है क्योंकि देखो अभी अब जब साइंस आप पढ़ोगे, विज्ञान आप जब पढ़ोगे, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया कि विज्ञान के बारे में अच्छे से समझा दिया कि विज्ञान के बारे में, अगर जो आपने नहीं देखा तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में वहाँ मैं लिंक भी दे दूंगा आपको। यहाँ मिलता क्या, केमिस्ट्री मिलेगी देखने को, फिजिक्स मिलेगा, और उसके बाद बायोलॉजी मिलेगी। इन्वायरमेंटल साइंस लगाने का रीजन ये है कि सरकार आप समझ सको कि सरकार नीतियाँ क्या निकाली, यानी कि जो गंगा स्वच्छ अभियान के तहत और पर्यावरण को बचाइए, ऐसी बहुत सी योजनाएं लगातार चलती रहती हैं, करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं, तो इनसे जुड़ी कुछ बातें आपको देखने को मिलेंगी उस अध्याय में। और साथ ही साथ आप उसमें कुछ ऐसी ऐसी बातें पढ़ सकोगे जिससे आप जो इन्वायरमेंटल में प्रदूषण हो रहे हैं उसको हो सकता है आने वाले टाइम में आप खुद सहयोगी हो जाए और दूर करने की कोशिश कर सके। तो ये बातें इसमें देखने को आप लोगों को मिलेगी। फिलहाल हम लोग बाड़ी को विराम देकर आगे हम लोग बढ़ेंगे अपने चैप्टर की तरफ, जो हम लोग का चैप्टर है, ठीक है। तो बच्चे देखो अभी हर चैप्टर, देखो हर किताब जब आप लोग एनसीईआरटी का, उसमें आपको कुछ संविधान के उद्देश्य दिए रहेंगे, आपका टाइम रहेगा तो पढ़िएगा। फिलहाल मैं पढ़ के थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ कि क्या उद्देश्य में लिखा गया है, ठीक है। तो देखो लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पक्ष निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त जो है नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रशिष्ट और अवसर की जो है समता
प्राप्त करने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और ये सब बनाने, प्रभुता बनाने के लिए यूज की गई है। ठीक है, इन सब चीज़ों को पढ़ के भी समझ सकते हो आगे जान कि भाई इसमें जो सरकार जो लगातार संविधान बनाए गए हैं उसमें ये भी बात डाली गई थी कि आप सभी को लगातार पढ़ाने पे जोर दिया जाए। देखो आज के जैसे आपको पता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ऐसा योजना चला है, ऐसे सर्व शिक्षा अभियान की योजना चली है। सरकार कई नीतियां निकालती रहती है, हर आने वाली सरकार निकालती है कि हर बच्चा जो है वो पढ़ सके, क्योंकि अगर जो किसी इंसान को चेंज करना है, चेंज ऑफ लाइफ, तो उसका पढ़ाई ही होता है। किसी इंसान को बदलना तो पढ़ाई पे डाल दो, वो इंसान बदल जाएगा। फिर भी हम लोग वाणी को विराम लगा के आगे बढ़ेंगे अपने चैप्टर में। जो हम लोग का पहला चैप्टर है बहुत ही सुनहरा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, उसको हम लोग समझेंगे। देखो एक पार्ट में चैप्टर खत्म करना आसान नहीं है, तो हम लोग इसके कई वीडियोज बनाएंगे और आपको एक बहुत ही सुनहरा सा प्लेलिस्ट मिलेगा, उस पेज को रीड कीजिएगा, अच्छे समझिएगा, आपको पूरी फायदे मिलेंगे। ठीक है, अध्याय पहला जो हम लोग का है बच्चे वो देखिएगा, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। बच्चे देखो रसायन क्या होता है, देखो ऐसा चीज़, देखो हम डेली बहुत सी चीज़ें ऐसे यूज करते हैं, सुबह उठने से लेकर शाम तक सोने तक हम लोग रसायन यूज करते हैं, केमिकल यूज करते हैं। कैसे? सुबह उठेंगे टूथपेस्ट जो हम लेंगे वो भी तो हमारे केमिकल का बना होता है बाबू। जो आजकल डेट में जो हम लोग अनाज खा रहे हैं ना, तो उसके उत्पादन में भी केमिकल डाला जाता है बाबू। बिना दवा के उत्पादन ही नहीं है, उर्वरक क्षमता ही कम हो जाती है पृथ्वी की, आपको पता है, धरती की। ऐसे मतलब समझ सकते हो इस चीज़ की, सुबह उठने से लेकर शाम के सोने तक केमिकल का यूज लगातार होता है, यानी कि रसायन का यूज होता है। चलो आगे बढ़ते हैं कि क्या पूरी बातें इसमें है, उसको भी अच्छे से देखते हैं। तो देखो अपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित जो है परिस्थितियों पर ध्यान दी होगी, विचार किया होगा क्या होता है जब, क्या विचार किया आपने, क्या देखा होगा। तो देखो जब गर्मी का मौसम होता है, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को जो है खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है। देखो अभी इसके रूल्स में मैं बताऊंगा अर्थ, फिर भी आप अर्थ बताऊं। देखो जब आप गर्मी के मौसम में कमरे के ताप पर जो दूध को छोड़ देते हो तो दूध फट जाता है, ऐसा हो जाता है। ये कैसे हो पाया ये भी क्रिया मैं आपको बताऊंगा पूरी कारण के साथ, लेकिन फिर भी हम लोग जो टॉपिक है मतलब ये उनकी बातें कही हुई हैं तो इनको भी देख लेते हैं। लोहे के तावा जो है, तसला है, किन इनमें आर्द्रता, देखो आर्द्रता का अर्थ होता है नमी से होता है आर्द्रता का अर्थ। ये वायुमंडल में खुले छोड़ देने पर तो क्या हो सकता है, उस पर जंग लग जाता है, अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन का जो पकाया जाता है, भोजन को पकाना होता है। भाई भोजन को पकाते हैं, पहले नंबर तो हम भोजन को पका के पहले खाते हैं, फिर हमारे शरीर में भी पाचन होता है, यानी शरीर में भी भोजन को पका करके उसको अलग तरीके से बाद में हम अपने भोजन को पचा कर बाहर निकालते हैं। हम सांस जैसी क्रियाओं को लेते हैं, यह भी एक रिएक्शन ही है। तो इस सब अध्याय में हम लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी, कुछ ऐसे बदलाव मिलेंगे जो हमको लगातार मिलेंगे, यानी प्रारंभिक जो वस्तुओं की प्रकृति में भी पहचानना कुछ या कुछ बदलाव आपको मिलेगा, चाहे रासायनिक बदलाव हो चाहे भौतिक बदलाव, इन सब के बारे में भी। और साथ ही साथ पिछली कक्षाओं में यानी क्लास 9th में आपने कुछ इसके बारे में लगातार चीज़ें पढ़ी होंगी, थोड़ी बहुत जानकारी आपने जरूर ली होगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को अच्छे से स्टार्ट करते हैं कि क्या पूरी चीज़ें होती है। देखो अगर जो कोई अभिक्रिया हुई है तो उसके लिए जरूरी है अभिक्रिया का परफॉर्मेंस होना। देखो यहाँ जैसा दिया गया है कि एक जो है बर्नर लिया गया है, एक चिमटा से जिसे पकड़ा गया है, ये एक मैग्नीशियम का रिबन ऐसा होता है, मैग्नीशियम का रिबन, ठीक है। उसको पहले तो रेगमार से साफ कर लेते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो है जैसे आप समझो कि किसी भी 10 दिन आप अगर जो किसी कमरे में नहीं जाते तो उसमें डस्ट आ जाते हैं, तो आप कमरे को साफ करते हैं। यूँ समझो ऐसे ही जब आप मैग्नीशियम की आपकी जो रिबन है उसको रख दोगे तो उसके ऊपर परत चढ़ जाएगी, उसी परत को रेगमार से साफ कर दिया जाता है, उसके बाद जलाया जाता है, आराम से जलता है। तो ये क्रियाएं, अब जलने का रीजन क्या है, पूरा रिएक्शन अगर जो देखना चाहते हो तो इसमें यही बातें लिखी गई हैं कि देखिएगा मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्राप्त होता है, और ये जो है वाच ग्लास, ये आपका वाच ग्लास होता है, ठीक है, ग्लास में इकट्ठा कर लिया जाता है, ठीक है। ये बातें कहिए। रिएक्शन देखना चाहते तो देख लो, मैग्नीशियम यानी Mg है जो कि सॉलिड स्टेट में अभी आपको देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। देखो कोई भी चीज़ जलती है तो बिना ऑक्सीजन के वो जलेगी नहीं, तो बनेगा MgO, 2 बार आप बनेगा, 2 आप लिख सकते हो यहाँ पर, मैग्नीशियम का ऑक्साइड ये आपका है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी रिएक्शंस के थ्रू। लेकिन आगे बढ़ते हैं, हम लोग का पूरा चैप्टर में क्या चीज़ें और लगातार हैं इसको भी देखेंगे। तो देखो यहाँ लिखा भी गया है कि आपने देखा होगा कि जो है चमकदार श्वेत लौ के साथ जो है मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, और यह चूड़ जो है श्वेत चूड़ में परिवर्तित हो जाती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूड़ जो होता है वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के मैग्नीशियम के दहन के कारण ऐसा होता है। तो ये चीज़ें आपने समझी, मैंने अभी रिएक्शन के फॉर्मेट में आपको समझाया भी है, आयो बातें समझ में आएगी। कहीं कोई दिक्कत हो रहा होगा जरूर कमेंट करके बताते रहिएगा।
अब अगर जो मैं बताऊं कि कोई अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है, इसका पता कैसे लगाओगे आप, ठीक है। तो इसका पता लगाने के कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं, यानी कोई भी अभिक्रिया हुई है परीक्षण का पता कैसे लगेगा, या अभिक्रिया हुई है उसका पता कैसे लगेगा, तो उसकी पता लगाने के लिए कुछ 4 टॉपिक लिखे गए, इसको भी हम लोग देख लेते हैं तो अच्छे से हर बातें समझ में आ जाएंगी। ये 4 टॉपिक क्या है इसको देखिएगा ध्यान से। तो जो पहला टॉपिक आपको मिलेगा वो है कि भाई जो कोई अभिक्रिया हुई है उसकी अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, यानी कि पहले ठोस रहा हो, बाद में गैस बन गया हो या द्रव बन गया हो, कोई भी अवस्था उसकी परिवर्तित हो गई हो, ठीक है। और या तो उसके रंग में परिवर्तन हुआ हो, अभी पहले नंबर भूरे रंग का रहा हो, बाद में सफेद हो गया हो, मतलब किसी तरीके से हो सकता है, ऐसा एस्टी हो सकता है। उसके साथ गैस का निकास हो या उत्सर्जन हो, गैस निकल भी सकता है या लिया भी जा सकता है, दोनों कंडीशन हो सकता है किसी भी अभिक्रिया के परफॉर्मेंस में, ठीक है। और टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट भी होगा, तापमान में परिवर्तन होगा। कुछ ऐसी अभिक्रिया होती है जो तापमान लेती है, कुछ ऐसी अभिक्रिया होती है जो तापमान नहीं लेती है, तब भी रिएक्शन कर देती हैं। तो एचडी ये सब चीजें जो है अभिक्रिया होने का तरीका बताती हैं हमको कि ऐसी अभिक्रिया हुई है, ठीक है। तो ये बातें आपने समझी होंगी, आई होप बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। यहाँ देखिए रिएक्शंस भी कुछ दिए गए हैं, इसको भी देख लो, यहाँ पर दिया गया है। देखो दानेदार जिंक लिया गया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। चलो इसको रिएक्शंस में देख लो। तो देखो जैसे आपको बोला गया दानेदार जिंक है यानी जडन है, जो कि सॉलिड होगा, दानेदार है यानी सॉलिड ही होगा। इसमें आपको तनु यानी डाइल्यूट, ठीक है, डाइल्यूट क्या आपने ऐड कर दिया, H2SO4 आपने यूज कर दिया, ठीक है। तो रिएक्शन करके बनेगा जडन SO4 बनेगा, जो कि एक्वस में रहेगा, प्लस का हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। अच्छा यहाँ पर भी आप देख सकते हो क्या अवस्था, देखो पहले जडन कैसा था, ठोस था, बाद में बन गया एक्वस में बदल गया ना, एक्वस में बदल गया, यानी इसमें भी आप अवस्था का परिवर्तन देख पा रहे हो। यहाँ सिंपल वे में आपको दिख जाता है कि यहाँ आपका अभिक्रिया हुआ है, इसका पता आपने यहीं से लगा लिया, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे, तो देख लो ध्यान से। जो रासायनिक समीकरण है उसको ध्यान से देखना। तो जो अभी अभी हम लोगों ने आगे देखा कि जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबिन को दहन कराए हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ है, ठीक है, इस तरीके से हमने देखा। तो कोई भी अभिक्रिया हुई है उसके लिए जरूरी क्या होता है कि वो जो है संक्षेप, देखो यहाँ पर दिखा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण जो है बहुत लंबे में हो जाता है, इससे संक्षेप में लिखने के लिए शब्द समीकरण का प्रयोग करते हैं। अब मैंने कहा जैसे बोला कि भाई मैंने मैग्नीशियम रिबिन को लिया, जलाया, ये हुआ वो हुआ, तो अभिक्रिया कैसे लिखोगे, ऐसा लिखा जाता है कभी नहीं, उसको मैं शब्दों में पिरोऊंगा कि ऐसा होता है। देखो कैसे शब्दों में, तो मैंने लिया मैग्नीशियम, मैंने लिखा मैग्नीशियम हिंदी में, फिर लिखा ऑक्सीजन और फिर मैंने लगा दिया तीर। ये तीर लगाने का रीजन क्या है, तीर 2 तरीके से लगता है, मैं आपको ये भी समझाऊं। तो देखो बगल में आ जाओ, सही देख लो। अगर जो तीर इस तरह से है बच्चे, तो इसका अर्थ हो मान लो ए कोई आपका अभिकारक है, बी से पहुंच रहा है, तो ए से इसका तात्पर्य कि ए से बी तक जाएगा और बी से ए तक भी कन्वर्ट हो जाता है, इसी को बोलता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। अगर जो ये ऐसा रिएक्शन और ए है, इसके साथ सीधे बी बन जा रहा है, ए से सीधे बी बन जा रहा है, इसका मतलब कि ए से बी बन जाएगा लेकिन बी से ए आने नहीं पाएगा। यही चीज होती है अभिक्रिया होने का सिस्टमेटिक। आप आई होप मेरी बातें आपने समझी होंगी, ठीक है। अब आगे देखो, ये मैग्नीशियम का जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर ये क्रियाएं हो जाती हैं। तो पूरी अभिक्रिया में क्या चीजें होती हैं इसको भी ध्यान से देखना। देखो जब हम तीर जो आप यहाँ जहाँ से तीर को प्रारंभ करते हैं, जहाँ से तीर का प्रारंभ करते हैं, आगे हम बढ़ा करके देने के लिए इसके इधर वाला पूरा भाग जो है उसको रिएक्टेंट बोला जाएगा, यानी अभिकारक बोला जाएगा, ठीक है। इधर जो भी भाग लिया जाता है 1 से 2 हो सकता है, मान लो ए है और प्लस का बी यानी धन के साथ हम लिख सकते हैं, ये बातें आप ध्यान से देखिएगा। और इधर वाला कुछ भाग बनेगा, मान लो सी बना है तो इसे बोलते हैं प्रोडक्ट यानी उत्पाद बोलते हैं। इसकी भी क्रिया जो उत्पाद हो सकती है, प्लस करके भी लिखा जा सकता है, होगा तो लिखा जाएगा, नहीं तो फिर नहीं। ये देखो क्या पूरी बातें यहाँ पर है, जैसा आप देख सकते हो। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से ऐसी क्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ अभिकारक, ये इतना वाला भाग पूरा है। इस अभिक्रिया में नए उत्पाद का निर्माण होता है जिसे उत्पाद बोलते हैं। जैसा आप देख पा रहे हो ये उत्पाद का निर्मित हो गया, ठीक है। ये जो समीकरण, अब बात आती है कि शब्द समीकरण, कभी कभी प्रश्न आ जाता है शब्द समीकरण किसे कहते हैं। तो देखो शब्द का तात्पर्य है कई अक्षरों के मेल से शब्द बनता है। जैसे आपको लिखना पड़ा मैग्नीशियम, तो देखो मैग ग नी सी या मैग्नीशियम आपने लिखा ना, तो मैग्नीशियम एक शब्द हो गया। तो शब्द लिख करके मैंने कहा इसका संकेत नहीं काम में लिया, इसका मैंने शब्द काम में लिया, इसलिए ये शब्द समीकरण कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग का क्या चीजें हैं इसको देखो।
शब्द समीकरण में अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन मुख्यतः तीर के साथ दर्शाया जाता है, जिसमें अभिकारक को प्लस चिन्ह के साथ इधर से इधर या किसी तरीके से जोड़ा जाता है RHS LHS के आधार पर। ठीक है, आगे हम लोग बढ़कर देखें थोड़ी बातें। तो रासायनिक समीकरण जो लिखने की क्रिया कुछ हो सकती है वो देखो अगर जो मैं शब्द समीकरण बार बार यूज में लूंगा तो लिखने में टाइम ज़्यादा जाएगा और उस चीज़ को लिखने में समय ज़्यादा लगेगा। यानी कोशिश ये रहेगी कि इसी समीकरण को बहुत ही सटीक शब्दों में कम बातों में ज़्यादा अच्छी बातें लिख दी जाए। तो उसको लिखने का जो संक्षेप रूप है उसी को बोला जाता है यहाँ पर शब्द समीकरण ना कहकर बोला जाता है, इसी का संकेत रूप, संक्षिप्त यानी संकेत रूप लिखा जाता है। तो चलो संकेत रूप को देख लेते हैं। जैसे यहाँ आपको मिलेगा मैग्नीशियम, यानी इसका संकेत क्या है Mg है, प्लस का ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन का संकेत O2 है, गिब्स हो जाएगा MgO। MgO का फॉर्मूला क्या है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। ये चीज़ देखने से हमको अच्छे से समझ में आ गया और अच्छे से हम लोगों ने लिख भी दिया। यानी लिखने का जो तरीका ये यही होता है। अब मेन बात आती है कि भैया ये चीज़ें क्या हो जाती है। देखो जब आप ऐसे मैग्नीशियम लिखा, आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, आपने बना दिया MgO, इसी समीकरण को बोल देते हैं ढांचा समीकरण। देखो यहाँ बोला गया ढांचा समीकरण। जैसे आप देख सकते हो कि 1.2 में जो मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया ये कहलाती है ढांचा समीकरण। इसको याद रखना। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कंपटीशन में, निम्न में से ढांचा समीकरण कौन है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वहां से भी। अब NCERT है तो देखो NCERT काफी मेहनत करके बनाते हैं लोग, ठीक है, समझ सकते हो। अब आगे हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण को जो है रासायनिक जो अभिक्रिया हुई है यानी संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है, ये जरूरी चीज होती है हम लोग के लिए। तो देखो क्या है जरूरी चीजें, पूरी बातें हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में। देखो क्लास 9th में आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा होगा, द्रव्यमान कक्षा लिखा, कक्षा 9वीं में आपने अध्ययन किया है। इसमें ये क्या था, इसमें चीजें क्या लिखी, देखो मैंने अंडरलाइन भी कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। देखो ध्यान से, अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो निर्माण किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है, यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। उसका एक माध्यम से कहता है ना किसी को द्रव्यमान को घटाया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जाता है। यह आपका संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। यानी यूं बोल सकते हैं कि A अगर जो B के बराबर है, देखो इसका मतलब जितना ये अगर जो 1 किलो ये है तो 1 किलो ये भी हो, यही है समीकरण का होना, यानी बैलेंस करना, ठीक है। आगे आप एक बात और भी है आपके लिए, बैलेंस का बहुत ही अच्छा ट्रिक मैंने बना दिया है, मनोहर विधि, मन को हरने वाली विधि, मनोहर विधि, जिसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी बातें यहां से देखने को मिलती हैं। दूसरे शब्द में बातें क्या लिखी गई है ये देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के पहले और तीसरे जो उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की जो संख्या समान होती है, इसे कंकाली कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। इसके समीकरण जैसे अब देखो कंकाली समीकरण क्या होता है, इसको भी देख लो। तो ये जो आपको ढांचा समीकरण मिला है इसी को बोल दो कंकाली समीकरण कह देते हैं। ढांचा भी है, ढांचा किसका होता है, कंकाल का ही तो होता है, तो इसलिए कंकाली समीकरण भी कह देते हैं। अब एक चीज आती है जो पहलू हम लोग का मिलेगा, जो शब्द समीकरण, यहाँ शब्द समीकरण द्वारा निरूपित, जो हम लोग अभी भी जिंक का लिए थे ना बच्चे, वही सब चीजें हैं। जिंक का देख सकते हो कि यहाँ शब्द समीकरण में जिंक लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन गैस यहाँ से मिल जाती है। इसी चीज को अगर जो शब्द समीकरण में करना है तो जिंक लेंगे यानी Zn, उसका संकेत लिखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल का संकेत लिखेंगे, जिंक सल्फेट का संकेत लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकाल देंगे। ये चीजें दर्शाई जा सकती हैं, यहाँ से देखने को मिलेगी। फिलहाल आगे देखो ये जो पूरी बातें हैं, जो संतुलित करने की विधि जो है ये काफी लॉन्ग हो जाएगा और वीडियो का लेंथ काफी हाई हो जाएगा, तो इसलिए कोशिश हम लोग करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश करें। यानी नेक्स्ट वीडियो में जब आप आओगे, ठीक है, आपको लगातार वीडियो मिलेंगे, अब टेंशन मत लीजिएगा, लगातार वीडियो मिलेंगे और लगातार आपकी वीडियो जो होंगी सुबह मिलेंगी, आपको सुबह आपकी वीडियो लगातार मिलेंगी, ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरी जहां से खत्म किए हैं वहां से अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चे।